नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा? पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आता है। ठीक है, और पिछले वीडियो में हमने सिर्फ एक वेरिएबल का एक इक्वेशन कंसिडर किया था। अब जब आप एक इक्वेशन कंसिडर करते हो तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है। ठीक है, और अगर जब अब कॉमन सेंस है, अगर आप दो इक्वेशंस को कंसिडर करोगे, दो लीनियर इक्वेशंस को, तो कितने स्ट्रेट लाइंस आने चाहिए? दो स्ट्रेट लाइंस आने चाहिए। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे आएगा? दो स्ट्रेट लाइंस आएंगे। ठीक है, जैसे हमारा जो ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 मान लो एक ग्राफ है, और दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये दूसरा इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। मान लो इसका ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों स्ट्रेट लाइंस है। दो इक्वेशन, दो स्ट्रेट लाइन। मतलब ग्राफ पेपर पे अगर आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे इस इक्वेशन के लिए और इस इक्वेशन के लिए, तो आपको दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सा बात हो गया। अब दोस्तों, अगर आप दो लाइंस आपको मिलते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, अब ग्राफ पेपर है मान लो आपका ये, ठीक है, अगर आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, और मान लो आपने एक लाइन इधर नीचे ऐसे ड्रॉ किया। अगर ये आपके पहले इक्वेशन का ग्राफ है और ये आपके दूसरे इक्वेशन का ग्राफ है, कोई भी इक्वेशन ले लो, मान लो ये कुछ रैंडम सा इक्वेशन 1 है, ये रैंडम सा इक्वेशन 2 है। ठीक है, आपने भले ही इसको ग्राफ पेपर के किसी इस कोने में ड्रॉ किया है और इस कोने में ड्रॉ किया है, पर जब आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे ऐसे, ठीक है, लाइन है ना, लाइन तो एक्सटेंड हो सकता है ना, जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये आपको किसी पॉइंट के ऊपर मीट होते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस एक एंगल पे बनाए गए हैं। मतलब अगर आप एक लाइन इधर ड्रॉ करते हो और एक लाइन भले ही ऐसा ड्रॉ करते हो, ठीक है, पर जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये वाले लाइन को ये इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं मीट होगा। जैसे ये वाला लाइन, इसको अगर हमने एक्सटेंड किया तो ये एक्सटेंडेड लाइन को ये यहाँ पे मिलना ही मिलना है इसको। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया है, एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया है, ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों मीट होकर रहेंगे। ठीक है, ये एक केस पॉसिबल हो गया कि आपने एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया, एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया। अब एक लाइन ऐसा ड्रॉ करो, ये लाइन ऐसे ही रखो, तो ये इधर कहीं पे मीट होंगे। बराबर है कि नहीं? ये एक केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? अच्छा, दूसरे केस के पहले, ऐसे दो लाइंस जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करते हैं, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये कैसे दिखेगा? अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो एक लाइन ऐसे जा रहा था, एक लाइन ऐसे, ठीक है, तो ऐसे दो लाइंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर कट करते हैं, ऐसे लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं मित्रों? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हैं किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और जो पॉइंट जिस पर ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। दो लाइंस जो एक दूसरे को कहीं पे कट करते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जिस पॉइंट पर वो लोग कट करते हैं उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ये एक केस पॉसिबल है। अब मान लो कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, दूसरा लाइन भी ऐसे ही ड्रॉ किया। मतलब क्या? एक लाइन अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल है, दूसरा लाइन बिल्कुल उसी के तरह ऐसे है, तो क्या आपको लगता है ये दोनों कभी एक दूसरे को ऐसे मीट करेंगे? ये तो चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, और फ्रेम से बाहर ही हो जाएंगे ना, है कि नहीं? तो दो लाइंस जो कभी मीट नहीं होते, ठीक है, वो आगे चलते जाओ, कितना भी आगे खींचो, कितना भी पीछे खींचो, कभी भी मीट होने वाले हैं नहीं। ठीक है,
ऐसे दो लाइंस जो कभी भी मीट नहीं होते हैं, ऐसे दो लाइंस दिखते तो ऐसे, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, जिस एंगल पे बनाया वैसे ही यहाँ पे छाप दिया, ऐसे हो सकते हैं या तो ऐसे हो सकते हैं, है ना। ऐसे दो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ऐसे दो लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? पैरेलल, पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। तो ये कौन सा लाइन था? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कौन सा लाइन है? पैरेलल लाइंस। क्या पैरेलल लाइंस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा? कभी नहीं, कभी भी पैरेलल लाइंस एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। तीसरा एक और पॉसिबिलिटी है। कौन सा पॉसिबिलिटी है? मान लो कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लाइन एक इधर बना दूं, या तो इसके पैरेलल एक और लाइन बना दूं, या फिर इसी के ऊपर और एक लाइन खींच दूं, कुछ ऐसे। इसी के ऊपर ऐसे एक और लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, मतलब एक लाइन बनाया उसके ऊपर और एक लाइन चिपका दिया ऐसे, ठीक है। तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ये तीसरा केस हो गया आपका। ऐसे दो लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपके हुए, ठीक है। ऐसे दो लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ऐसे दो लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। ऐसे दो लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं उनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जब आप ग्राफ बनाओगे तो तीन ही सिनेरियोज पॉसिबल है। या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या वो दोनों पैरेलल होंगे, या फिर वो दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग मतलब कुछ ऐसे जाएगा, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, ये आपका पैरेलल लाइंस हो गया, और ये आपका कोइंसिडेंट लाइंस हो गया, एक के ऊपर एक पैरेलल इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो ये तीन सिनेरियोज आपको पता होने चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भैया, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन, टॉपिक का नाम लिखेंगे, सिंसियर रहेंगे बच्चे। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, शॉर्टकट लगाया मैंने LE, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब मान लो आपके पास एक इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब आप सिर्फ LHS को देखो। LHS मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ लिखी जाती है उसको बोलते हैं LHS। इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो चीज़ लिखी जाती है उसको बोलते हैं RHS। LHS में क्या है? x प्लस वाई, ठीक है। अब अगर हम x का वैल्यू ऐसे ही अज्यूम करते, ठीक है, जीवन में बहुत चीज़ें लगती है अपने को, लगने दो, ठीक है, लगने को बहुत कुछ लग सकता है। वैसे ही इस केस में हम मान लेते हैं कि चलो x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, y का वैल्यू 4 ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ये अज्यूम करता हूँ तो पहले लिखेंगे लेट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। अगर आप इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे ऐसे पटक दोगे तो क्या होगा? LHS कैसे दिखेगा? LHS विल बी इक्वल टू x, अब x नहीं रहा, x अब 1 बन चुका है तो यहाँ पे 1 लिखो, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 को प्लस किया किसके साथ? y, अब y नहीं रहा, y अब 4 बन गया है, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 कितना होता है? 5, ठीक है। मतलब आपने जब 1 प्लस 4 किया तो आपको 5 आया, पर आपका इक्वेशन क्या बोल रहा है?
आपका इक्वेशन बोल रहा है कि अगर आप x में y को ऐड करते हो तो RHS में 10 आना चाहिए, पर आपके RHS में क्या आया है, 5 आया है। मतलब when x equals to 1 and y equals to 4, तो जब आप x प्लस y करते हो तो 5 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 10। मतलब x की वैल्यू जब 1 है और y की वैल्यू जब 4 है, उसको जब आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो जो आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब क्या, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1 and 4 does not satisfy this equation, does not satisfy this equation। ठीक है, ये अभी अपना ऑब्जर्वेशन है। अब अगर मैं x की जगह 1 ही रखूं और y की जगह 9 कर दूं, लेट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 9। ठीक है, तो जब आप x प्लस वाई करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 10। क्या वो आपके RHS के बराबर आया? बिल्कुल आया। अब अगर ये x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो जब x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 9 है, तब ये इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो इससे एक चीज यहां पे डिफाइन किया गया, वो x का और वो y का वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसा x का वैल्यू ऐसा y का वैल्यू, उसको साथ में बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब क्या, सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू ले लो, y का वैल्यू ले लो, इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो। अगर इक्वेशन बराबर मैच हो जाता है RHS के साथ, तो आपका जो वैल्यू आपने डाला है उसी वैल्यू को आप बोलोगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये है आपका सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। तो अब हमने सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब देखते हैं एक लीनियर इक्वेशन को हम जनरली कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है या जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब क्या स्टैंडर्ड तरीके से हम एक लीनियर इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एक लीनियर इक्वेशन इस प्रकार का दिखाई देता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हम कैसे लिख रहे थे अभी तक, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हमने देखा था। 1 को इधर लेके आओ, यहाँ प्लस है, इक्वेशन के यहाँ आएगा माइनस बन जाएगा, इक्वल टू 0। ये क्या है, ये आपका जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि a नॉट इक्वल है 0 के और b नॉट इक्वल है 0 के। क्यों? क्योंकि अगर आप a की जगह 0 डालते हो, ये टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक वेरिएबल। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहेगा? नहीं। सिमिलरली जब आप b की जगह 0 डाल दोगे अगर, तो ये टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x। क्या ये वापस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? नहीं। इसलिए ये कंडीशन लगाना इंपॉर्टेंट है। c क्या है? c सिंपल एक नंबर है। नंबर है मतलब क्या है, c एक कांस्टेंट है। a को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। y b को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये क्या है आपका, ये है आपका जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं अपन, मजा आएगा आपको। ठीक है, एक जबरदस्त प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, काफी ट्विस्ट से भरा प्रॉब्लम है। देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम बोल रहा है कि आफ्ताब, आफ्ताब नाम का एक पिता, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be,
Isn't it interesting? Represent the situation algebraically and geometrically. मतलब क्या, अभी ये एक जबरदस्त प्रॉब्लम अपने सामने आया है, ठीक है। इसमें अपने को क्या करने का है, इसमें अपने को इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन तो बनाना ही है, उस इक्वेशन का ग्राफ भी बना के देना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा। अब आफ्ताब है, ठीक है। आफ्ताब ने क्या बोला, उसने दो कंडीशन दिया। 7 years अगो, मतलब 7 साल पहले का कंडीशन। दूसरा कंडीशन उसने क्या दिया, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद का कंडीशन, ठीक है। तो आफ्ताब 7 साल पहले की बात बता रहा है, 3 साल बाद की बात बता रहा है, ठीक है। और किस बारे में बात कर रहा है वो, अपने एज के बारे में। तो हम क्या करते हैं, एज में डिस्कशन हो रहा है तो अजम्पशन करते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि आज की तारीख में, आज के डेट में आफ्ताब की एज, आफ्ताब की उम्र एक्स साल है, ठीक है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स, ठीक है। अगर हमने आफ्ताब की उम्र को x माना है तो मान लेते हैं कि उसकी बेटी y साल की है आज के तारीख में, ठीक है। आज की तारीख में उसकी बेटी की उम्र है y years. लेट द एज ऑफ हर डॉटर, लेट द एज ऑफ हर डॉटर बी y years रिस्पेक्ट, वाह, रिस्पेक्टिवली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जबरदस्त वर्ड है एकदम, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आज आफ्ताब x साल का है, उसकी बेटी y साल की है। अब पहला कंडीशन उसने क्या बोला, 7 years अगो, तो 7 साल पहले चलते हैं कहानी में। 7 years अगो, 7 years अगो, ठीक है। अब 7 साल पहले, अगर आज आफ्ताब x साल का है तो 7 साल पहले क्या वो x साल का रहा होगा, नहीं। 7 साल पहले उसकी उम्र 7 साल से कम होगी। मतलब क्या, अगर आज आफ्ताब 40 साल का है तो 7 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी, 33। अगर आज आफ्ताब x साल का है तो x में से मुझे कितना कम करना पड़ेगा, 7, तब जाके 7 साल पहले की उम्र उसकी हमें मिलेगी। तो आफ्ताब्स एज 7 years अगो was वाव, क्या पढ़ा था कुछ समझ में नहीं आता है। आफ्ताब्स एज was x -7। ये समझा कि नहीं समझा, समझा भाई, समझा कि नहीं समझा बताना, ठीक है। आफ्ताब्स एज was x -7। अगर उसकी उम्र 7 से कम हुई है तो उसकी बेटी ने क्या गुनाह किया है, उसकी बेटी की उम्र भी तो 7 साल से कम होगी ना। तो डॉटर्स एज विल बी y -7। वाव, पता नहीं क्या समझा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब कंडीशन क्या दिया, उसने बोला है कि I was 7 times as old as you were then, मतलब उसकी उम्र 7 गुना थी उसके बेटी की उम्र से। मतलब उसकी बेटी की उम्र है ये, तो 7 इंटू y -7। ये पता चला कि नहीं चला, ये बन गया अपना पहला इक्वेशन, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर दे, सिंप्लीफाई करते। लेफ्ट हैंड साइड में x -7 रहेगा, 7 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 7 माइनस बाहर रह गया 49। अब 7y इधर आएगा, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा नेगेटिव, बन जाएगा x -7y। ये -49 ऐसे ही रहेगा, ये -7 LHS में है, RHS में जाएगा, +7 बन जाएगा। -49 +7, 49 में से 7 को कम करो, कितना आएगा, 42 आएगा। साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा, -42। ये क्या आया, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, पहले कंडीशन से। अब उसने दूसरा कंडीशन क्या दिया, उसने बोला 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब वो 3 साल आगे चला गया है।
आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, 7 साल बाद नहीं, फ्रॉम नाउ। तो नाउ उसका उम्र था x, ठीक है। 3 years आफ्टर, या आफ्टर 3 years, अभी ऐसे लिख देता हूँ, लिख दिया तो 3 years आफ्टर। अगर आज आफ्ताब 1 साल का है, 3 साल बाद वो बड़ा बच्चा हो जाएगा। तो बड़ा बच्चा मतलब उसकी उम्र कितनी होगी? अगर वो आज 40 साल का है, 3 साल बाद वो 43 का हो जाएगा। अगर आज वो 1 साल का है, 3 साल बाद वो x+3 उम्र का हो जाएगा। तो आफ्ताब्स एज विल बी x+3। सिमिलरली उसकी बेटी ने क्या गुना किया है, वो भी बढ़ेगी। डॉटर्स एज विल बी y+3। अब क्या, अब कंडीशन है बेटा। अब क्या कंडीशन है? आई विल बी 3 times, है ना। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब उसकी उम्र 3 गुना हो जाएगी उसकी बेटी के उम्र की। मतलब x+3 इक्वल है 3 गुना उसकी बेटी के उम्र की। अब क्या, सिंप्लीफाई करो। x+3 ऐसे ही रहेगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 × y 3y, 3 × 3 9, 3y इधर लेके आओ, 3 इधर भेजो, ये पॉजिटिव है, LHS में आएगा, नेगेटिव बनेगा। x-3y इक्वल हो जाएगा, 3 उधर जाएगा माइनस, 9 - 3 6। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। ये हमने कंडीशन के मदद से पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन लिख दिया है। तो अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन का पार्ट खत्म हुआ। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखो। ग्राफ बेटा, ग्राफ ही तो है सब कुछ। ड्राइंग बना के दिखाओ, ड्राइंग का ही तो पैसा है, ड्राइंग का ही तो इधर सब झोलझाल है, वही तो प्रॉब्लम है भैया। तो पहला कंडीशन क्या है? अरे यार लाल नहीं, काला काला। x-7y इक्वल्स टू -42। क्या पढ़ाते हैं क्या मालूम। x-3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें मिल चुके हैं। अब हमें इसका ड्राइंग बनाना है। किधर बनाना है? ग्राफ पेपर पे। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे बेटा, एक लाइन खींच देंगे। देखो, हमने जब ग्राफ समझने के टाइम पे ग्राफ कैसे बनाया था, पॉइंट्स को अज्यूम करके वापस से वही करना है। अब इस केस में क्या करेंगे दोस्तों, पॉइंट्स देखो, जब भी आपको ग्राफ बनाना है सिंपल नंबर लेंगे, क्योंकि हमें सिंपल नंबर में ही काम करने आता है। मैं तो सिंपल नंबर ही लेता हूँ, आपको हीरो बनना है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो। सिंपल नंबर को लेना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अज्यूम करेंगे x के वैल्यूज़, y के वैल्यूज़, 2 से 3 पॉइंट निकालेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और ड्राइंग बनाएंगे। कैसे? देखो इस वाले केस में जब हम x के जगह 0 डाल देंगे, मतलब क्या, एक टेबल बनाओ x y, ठीक है, एक टेबल बनाया 2 से 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, जब x के जगह पे हम 0 डालेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में x के जगह 0 डालेंगे तो क्या दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा 0 - 7y इक्वल टू -42। 0 है मतलब कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसा दिखेगा ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। 7 इधर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 7 को उठाया, यहाँ पे लिख दिया। 42 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 42 को 7 से डिवाइड करो, 7 6 आर 42, तो y का वैल्यू आएगा 6। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब ये हमने पहला x का वैल्यू ले लिया 0। अब x 0 लिया है, नेक्स्ट केस में y को 0 ले लो। y को 0 ले लोगे, नंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा पर ठीक है। y को जब हम 0 लेते हैं, ठीक है, y को 0 लिया, ये टर्म गायब हो जाएगा, x सीधा सीधा -42 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ले लिया। इधर आते हैं, अभी यहाँ पे भी वही करते हैं, x y। देखो 3 वैल्यूज़ लेना चाहिए, और अभी टाइम बचाने के लिए मैं 2 वैल्यू ले रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ, पर वो फ्रैक्शन आएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है,
अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में लेंगे, 2 वैल्यू से इस बार काम चला लो। x की जगह 0 डाल देंगे। जब x की जगह 0 डालेंगे ये दिखेगा -3y = 6। ठीक है, -3y = 6। अब 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड, 6/3 होता है 2, 6/3 होता है 2, -y = 2, -y क्या होता है, माइनस को उधर भेजा, y = -2, सिंपल। तो ये हो गया 0 पे -2 आएगा, ये एक पॉइंट हो गया। अगर y के जगह 0 डालोगे x सीधा सीधा 6 बन जाएगा, y की जगह 0 डाला x सीधा सीधा 6 बन गया। फिलहाल के लिए 2 वैल्यूज से काम चला लेते हैं अपन, आने वाले प्रॉब्लम में 3-3 वैल्यूज लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले एक्स एक्सिस, ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस बनाने का अच्छे से, ये एक्स एक्सिस हो गया, वहाँ x लिखा, यहाँ x डैश लिख दो। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये y लिखा, ये y डैश लिख दो। ठीक है, दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। अब देखो हमारे पास -42 है, तो -42 एक्स एक्सिस पे कहीं इधर आएगा, बहुत पीछे आएगा, -42 एग्जैक्ट मत लो चाहिए तो -40 लो, -30, -20, -10, यहाँ पे ले लो 10, 20, 30, 40, यहाँ पे भी ले लो 10, 20, 30, 40, -10, -20, -30, -40। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, मतलब यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसे लाइंस होंगे ना इस पे, तो आपको वो पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करना है। y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -42 है, सॉरी x की वैल्यू -42 है तो y की वैल्यू 0 है। अरे ये मैंने गलत किया, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो ये इधर नहीं आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस के ऊपर सिर्फ y के पॉइंट्स होते हैं, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 इधर आएगा। ये कौन सा पॉइंट है, 0,6। ठीक है, दूसरा पॉइंट -42,0, जब x की वैल्यू -42 है, y की वैल्यू 0 है, -42 यहाँ कहीं पे होगा, तो ये हो गया -42,0। एग्जैक्टली आपको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है पॉइंट, नीट एंड क्लीन ग्राफ बनाना है। ठीक है, फोकट और फालतू ग्राफ नहीं बनाने का, बोर्ड पे है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, दूसरा x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है। जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है -2, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा 0, -2। जब x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, मतलब ये पॉइंट इधर। जब x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, हाँ x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, पहले वाले इक्वेशन का ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, स्केल लेके मस्त ऐसे ड्रॉ कर दो, बढ़िया सा स्केल पकड़ो, दोनों पॉइंट्स को अच्छे से ज्वाइन करो। दूसरा लाइन कैसे आएगा, दूसरा लाइन ऐसे आएगा, ये 2 पॉइंट आपको मिला है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दो, एज सिंपल एज दैट। तो जब आप ग्राफ पेपर पे मस्त पॉइंट प्लॉट करोगे एग्जैक्ट, और स्केल लेके उन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, तो आपको एक नीट एंड क्लीन स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। तो ये हमारा अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये हमारा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम ज्योमेट्री के ऊपर और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ज्योमेट्री की मदद से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।